हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दैट आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था और इस वजह से आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। बट होपफुली इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका सिलेबस जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम न्यूक्लियर डील्स के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया की एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है और इस न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंडर इंडिया ने सेट किया है टारगेट ऑफ 60,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर बाय 2032। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अब इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील्स साइन करता है, क्योंकि ये जो टारगेट है हमारा अंडर दिस न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, टारगेट ऑफ 60,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय 2032, इस टारगेट को अचीव करने के लिए देयर आर फ्यू हर्डल्स। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट इज़ दैट इंडिया कैन ओनली प्रोड्यूस 20% ऑफ द रिक्वायर्ड फ्यूल फॉर दिस न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, और उसके बाद एट द सेम टाइम this nuclear security strategy in which we have set a target of 60,000 megawatt of electricity generation from nuclear sector, इसको अचीव करने के लिए it requires transfer of technology also. So दो चीज़ें हैं, हमारे पास फ्यूल सिर्फ 20% ऑफ द रिक्वायर्ड है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. So now we are very much dependent for rest 80% of the fuel that we need to achieve the set target under nuclear security strategy or the technology that we need to achieve that objective. और दोनों चीज़ों के लिए, दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए, दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए, दोनों चीज़ों के दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए we are actually signing different nuclear deals with different countries. And to achieve this twin objective, India is signing nuclear deals for civilian nuclear agreements with कौन सी कंट्रीज़ है जिनके साथ अभी तक हमने न्यूक्लियर डील साइन की है? देयर इज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, रशिया, साउथ कोरिया, उज़्बेकिस्तान। तो आपको यहाँ पे एक सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, फ्रांस से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो कज़ाकिस्तान से हम क्या ले रहे हैं? उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है? मंगोलिया के पास क्या है जो हम ले रहे हैं उनसे? अच्छा, नाइजीरिया से हम क्या ले रहे हैं? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप ऐसी कंट्रीज़ से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो नाइजीरिया, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ से हम जो रिक्वायर्ड 80% फ्यूल है वो हासिल करते हैं। थ्रू दीज न्यूक्लियर डील्स वी आर एक्चुअली गेटिंग द रिक्वायर्ड यूरेनियम दैट इज़ वेरी मच needed to achieve this set target of 60,000 megawatt of electricity by 2032. तो आपको एक बात जान के सरप्राइज़ होगा कि अभी तक जो हमारा ये जो सेट टारगेट है ना 60,000 मेगावाट का, अभी तक हमने इसका सिर्फ 10% ही अचीव किया है। आप समझ रहे हैं बात को? सिर्फ 10% ही अचीव किया है, यानी कि अभी तक के टाइम में हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर है ना इंडिया में, दैट इज़ अराउंड 6,000 मेगावाट्स। और हमने टारगेट क्या रखा है अंडर न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी? द टारगेट हैज़ बीन सेट फॉर 60,000 मेगावाट्स। समझ रहे हैं आप? तो अब हम ये तो हम ये सेट टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट। वही स्टोरी को हम समझते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस टारगेट को अचीव, हम इतने स्लो क्यों हैं, इवन दो वी हैव सेट द टारगेट वेरी लॉन्ग बैक। सो अभी तक अगर आप देखेंगे 2032 तक 12 साल है, पिछले अगर हम देखें 20 साल में हमने ये टारगेट को सिर्फ 10% ही अचीव किया है, तो अगले 12 साल में क्या हम रेस्ट 90% ऑफ द टारगेट को अचीव कर पाएंगे? वो देखने वाली बात होगी। बट क्या हर्डल्स है हमारे यहाँ पे इंडिया में कि दैट वी आर एक्चुअली फार बिहाइंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सो देखते हैं, under nuclear deals, India will have the
access to the following things. अब जो हम ये न्यूक्लियर डील्स साइन करते हैं ना विद डिफरेंट कंट्रीज़, इंडिया विल बी हैविंग द एक्सेस टू द फॉलोइंग 3 थिंग्स. क्या क्या? एक तो हमें न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, वो तो आपको पता चल ही गया. न्यूक्लियर रिएक्टर्स मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. और द थर्ड वन इज़ एनरिचमेंट न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अगेन ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज़ रिक्वायर्ड. जो हमारा रिमेनिंग फ्यूल बचता है ना, जो स्पेंट फ्यूल, हमने जो यूरेनियम यूज़ किया है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारा स्पेंट फ्यूल का जो रेजिड्यू रहेगा उसको रिप्रोसेस करके फिर से उसको एनरिच करके रिप्रोसेस करके फिर से यूज़ करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. इट इज़ नोन एज ENR टेक्नोलॉजी या एनरिचमेंट न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. तो इन न्यूक्लियर डील्स के थ्रू यही 3 चीज़ों को हम एक्चुअली हासिल करना चाहते हैं. वन इज़ न्यूक्लियर फ्यूल, सेकेंड इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द टेक्नोलॉजी इन विच वी आर एक्चुअली रिप्रोसेसिंग द स्पेंट फ्यूल which is called as enrichment nuclear reprocessing technology. अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए आप बने रहिए. इस टॉपिक में हम कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे लाइक NSG, ये क्या है उसको हम समझेंगे. उसके बाद हम NPT का इस्तेमाल करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है वो भी हम देखेंगे. और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कौन सी एजेंसी है उसको हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, चलो ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज़ अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इसको हम एटम्स फॉर पीस भी बोलते हैं. इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में पाया जाता है. द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इट इज़ एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर और एटॉमिक फील्ड. ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है एंड ये वर्क करती है विद इट्स मेंबर कंट्रीज़ एंड मैनी पार्टनर्स टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़. समझ आ गई बात. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन है इन द सेक्टर ऑफ इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर, इन द न्यूक्लियर फील्ड और एटॉमिक फील्ड, जो क्या प्रमोट करता है, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. ऑल्दो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट स्टिल रिपोर्ट्स एनुअली टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. ठीक है, उसको ये एनुअली रिपोर्ट करती है. कौन? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है. तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बाय इंश्योरिंग द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. इन दुनिया में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इंश्योरिंग जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए इस्तेमाल हो, या इसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो. ठीक है, पीसफुल यूजेस के लिए इस्तेमाल हो. तो इस वजह से इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस. ठीक है. और ये चीज़ को इंश्योर करने की वजह से इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये तो अलग बात है. तो अब इसके जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो की फंक्शंस है, दैट इज़ आपको पता है इसका ऑब्जेक्टिव इज़ ओनली एंड ओनली टू प्रमोट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूजेस. ठीक है. अब इसके जो की फंक्शंस होंगे ना वो भी रिलेटेड टू दिस पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही होंगे. पहली बात, इट इज़ प्रमोटिंग एंड असिस्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. समझ आ गई आपको कि ये प्रमोट करता है और असिस्ट करता है ऐसी किसी भी रिसर्च को, ऐसी किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो कि इंश्योर करता है द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. और ये इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करता है सेफ्टी गार्ड्स और सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. जिनको ये प्रमोट करता है उनके लिए ये सेफ्टी रूल्स एंड गाइडलाइंस भी आउटलाइन करता है. अब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, अब ये NSG जो है ना, इसकी कहानी बिल्कुल अनोखी है. ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना कब था? ये बनाया गया था 1974 में, और इसके बनने का रीज़न इंडिया था. आपको पता है इस बात का
कि जब इंडिया ने 1974 में उनका न्यूक्लियर हमने जब अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इन 1974, in response to the nuclear tests conducted by India, this nuclear supply group was formed by the nuclear states of that time. अभी के टाइम पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 48 टोटल कंट्रीज़ है और इंडिया इस टाइम में इस NSG का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो NSG है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये एक क्लोज्ड ग्रुप है। इसकी मेंबरशिप लेने के बाद इनके मेंबर्स को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती है, उनको न्यूक्लियर फ्यूल की एक्सेस मिलती है और उनको सहायता की जाती है कि वो उस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करें विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल भी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी, and ensure that the transfer of technology and the supply of the nuclear fuel is only and only for peaceful purposes. क्योंकि इसका जो ambition है, the ambition of NSG is to ensure that nuclear trade for peaceful purposes does not contribute to the proliferation of the nuclear weapons. और ये भी इंश्योर करता है कि जो हम न्यूक्लियर ट्रेड NSG कंट्रीज़ के अंडर जो न्यूक्लियर ट्रेटीज़ या न्यूक्लियर ट्रेड होता है, that has to be for peaceful purposes and this trade should not actually in the end contribute to the proliferation of nuclear weapons. यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर NSG का कोई मेंबर है तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बाद में अपने तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो उसने इस्टेब्लिश कर रखे होते हैं या तमाम जो भी टोटल उसका न्यूक्लियर फ्यूल वो हासिल करता है कहीं से भी, उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को एक्सेस देना होता है। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग आफ्टर फॉर ऑल ऑफ द NSG मेंबर्स कि वो क्या काम कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी उन्होंने जो हमसे ली है या उन्होंने जो हमसे न्यूक्लियर फ्यूल लिया था, क्या उसको वो कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई ये बात। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो कि NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का एक कार्टेल है which is actually seeking to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons. NSG का ये एम्बिशन है कि ये टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र होगी, सप्लाई जो होगी, it is for the members of the NSG only. It is for the members of the nuclear supplier group only, for that group only. और उसके बाहर जो ग्रुप के बाहर जो लोग रहेंगे उनके साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाएगी और उनके साथ कोई फ्यूल शेयर नहीं किया जाएगा from these NSG members. Okay, all right. So there are 4 multilateral export control regimes as of now. हमारे यहाँ पे दुनिया में 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स है। सॉरी, आपको पता, मैंने ऊपर भी बता दिया कि ये कंट्रोल करता है, ये एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज सप्लाई करती हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सपोर्ट किया जाता है। बट ये ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट रेजिम्स और भी है, जैसे कि वासेनार एग्रीमेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम है MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। इंडिया सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, बाकी इंडिया वासेनार एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसेंटली जॉइंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। उन्होंने रिसेंटली वासेनार एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन किया था। इंडिया वॉज ऑलरेडी देयर इन Australia group or missile technology control regime. So India is actually looking for this membership of NSG also, क्योंकि इससे हमें और टेक्नोलॉजी मिलेगी ताकि जो हमारा सेट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगते हुए हम उसको बहुत जल्द अचीव कर पाएँ। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 2032 में हमने सेट टारगेट रखा है 60,000 मेगावाट्स का, बट अभी तक हमने पिछले 20 सालों में सिर्फ 6,000 मेगावाट्स ही अचीव किया है उस टारगेट का, क्योंकि हम इस NSG का पार्ट नहीं है। ये एक बहुत हर्डल है। ठीक है,
अब इंडिया जो मेंबरशिप ऑफ एनएसजी विल इंक्रीज, अगर इंडिया के पास इस एनएसजी का मेंबरशिप होगा तो इट विल एक्चुअली बेनिफिट इंडिया एंड इट विल इंक्रीज इंडियाज एक्सेस टू द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल रिसेंट हो, उससे बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो एनएसजी के ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनसे हम टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएंगे। पर चूँकि अभी हम इस ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इस वजह से हमें एक्सेस नहीं है टू ऑल ऑफ दैट स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सो आगे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उन ग्रुप के मेंबर्स को टेक्नोलॉजी मिलती है, फ्यूल की एक्सेस मिलती है, बट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में ये बोला जाता है कि ऐसी तमाम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट्स का मतलब हुआ ऐसी कोई भी स्टेट जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल किया या मैन्युफैक्चर किया बिफोर 1 January 1967. So as according to nuclear non-proliferation treaty, all those countries who had actually experimented or exploded a nuclear weapon before 1 January 1967, all of those states are known as nuclear weapon states. और उसके बाद जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन सबको बोला जाए, चाहे किसी ने किया नहीं किया, बाकी सारी कंट्रीज़ को क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो एक बात, अब ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि भाई जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है वो मेक श्योर करे कि वो ये टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जितने उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उन वॉरहेड्स को कम करना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, आपको उनको बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना है। अब अगली बार आपको डिसआर्मामेंट करना है। समझ रहे हैं आप? द गोल इज ऑफ द डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है एज अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जिन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है उन वेपन्स का डिसआर्मामेंट करना है, यानी कि उनका डिस्ट्रक्शन करना है, ख़त्म करने हैं। अगर आपके पास 1000 न्यूक्लियर हथियार थे तब वो अब 1002 नहीं होने चाहिए बल्कि वो 900 होने चाहिए। तुम स्लोली उनका डिसआर्मामेंट करना है आप लोगों को, ना कि इन हथियारों को और बढ़ाना है। तो द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज़ कि एक तो आपको टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं देनी है, और जो आपके पास हथियार पड़े हैं ऑल ऑफ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिनके पास भी हथियार पड़े हैं उन हथियारों का आपको डिसआर्मामेंट करना है, यानी कि उनको आपको डिस्ट्रक्शन करना है, कम करने हैं दिन ब दिन, बढ़ाने नहीं है। और जो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, आपको पता है इसका ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आपको पता ही चल गया, ये तो मैंने बता ही दिया। And further the goal of the disarmament. All right. So ये जो nuclear non-proliferation treaty, it is the only binding commitment in a multilateral treaty to the goal of disarmament. क्योंकि इसका जो long term goal है that is disarmament of the nuclear weapons. So India ने इस nuclear non-proliferation treaty को साइन नहीं किया। क्यों नहीं साइन किया? इंडिया की बहुत सारी रिजर्वेशंस है। उनमें से एक रिजर्वेशन ये भी है कि भाई मैं क्यों साइन करूं? इंडिया जब भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए चला जाता है तो उसको इंडिया को बोला जाता है चलो फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करो। यानी कि अगर तुम एनएसजी की मेंबरशिप चाहते हो तो एनपीटी साइन करो कि तुम न्यूक्लियर जो हथियार है तुम्हारे वो डिस्ट्रॉय करोगे, ख़त्म करोगे। इंडिया बोलते हैं भाई मैं क्यों करूं, फिर तो पाकिस्तान से भी करा लो। जब पाकिस्तान से बोला जाता है तो वही हर्डल लगी रहती है, फिर मतलब वही बात हो गई। आप एनपीटी साइन नहीं करना चाहते तो आपको एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिली तो आपको कटिंग एज और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं मिली, आपको न्यूक्लियर फ्यूल की एक्सेस नहीं मिली। तो इस वजह से आपकी जो सेट टारगेट्स है वो बहुत बिछड़े हुए हैं। तो यही रीज़न है कि हमें जो एनएसजी में मेंबरशिप नहीं मिली है उस वजह से हमें कटिंग एज या स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिली है। वो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमने जो हमारा सेट टारगेट न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर रखा था, वो सेट टारगेट को अभी तक हमने अचीव नहीं किया और आने वाले टाइम में अचीव करेंगे नहीं करेंगे वो भी देखने वाली बात है। ठीक है,
तो ये रही एनपीटी की बात। आई होप आप लोगों को समझ आया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल क्या है, कौन है वो, एनर्जी क्या है और एनपीटी क्या है, कैसे है ये एक दूसरे के रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आ गई। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो मैं एक बार और बता दूं कि एनपीटी अभी तक के पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है। 1 इज़ इंडिया, 2nd इज़ पाकिस्तान, 3rd इज़ इसराइल, 4th इज़ नॉर्थ कोरिया एंड 5th इज़ South Sudan. These are the 5 countries which have actually not ratified and signed this nuclear non-proliferation treaty. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड along the topic हम बात करने वाले हैं enrichment and reprocessing टेक्नोलॉजी की। अभी enrichment and reprocessing टेक्नोलॉजी क्या है वो हम देखते हैं। पहले तो आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या जब भी हम न्यूक्लियर डील्स की बात करते हैं, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसर्न्ड एंड डीलिंग विद ओनली फ्यू एलिमेंट्स। कौन कौन सा? फ्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सबका बादशाह एक तो यूरेनियम, ठीक है, और दूसरा प्लूटोनियम एंड द थर्ड वन इज़ थोरियम। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कंसर्न्ड जब भी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर्स में अभी तक के टाइम में यूरेनियम का ही इस्तेमाल होता है। तो पहले हम यूरेनियम से ही शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम आगे, चूँकि हमारा टॉपिक अब शुरू हुआ है, आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नॉलेज हासिल करेंगे यहाँ पे। एंड हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमारी यूपीएससी का या पीएससी का उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नोइंग एज अकॉर्डिंग द ट्रेंड, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू विद गारंटी कि उस ट्रेंड के हिसाब से अगर क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सो ENR टेक्नोलॉजी और एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, देखो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। न्यूक्लियर मटेरियल्स या न्यूक्लियर एलिमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। 1 इज़ फर्टाइल, 2nd इज़ फिसाइल। फिसाइल न्यूक्लियर एलिमेंट्स ऐसे न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं जो विच आर अंडरगोइंग न्यूक्लियर फिशन। जो एलिमेंट्स के अंडर जो एलिमेंट्स में न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल होता है, दोज आर कॉल्ड एज फिसाइल न्यूक्लियर एलिमेंट्स। और जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स के अंडर जो एलिमेंट्स विच आर नॉट गोइंग अंडर न्यूक्लियर फिशन, दे आर कॉल्ड एज फर्टाइल न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपको सिंपल शॉर्टकट में याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा यूरेनियम के बारे में हम बात करेंगे, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप है, जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। आइसोटोप का मतलब हुआ इनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट की बात हो रही है, बट उनका जो मास नंबर है ना, दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट। जैसे कि हमने बात की यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। जब मैं 38 बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूरेनियम 238 है उसका मास 238 है। यूरेनियम 235 बोला तो उसका मास 235 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यूरेनियम 233 भी होता है। बहुत सारे अब जो कि अब बाद में आर्टिफिशियली भी ये सारे आइसोटोप्स बनते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 239, लेट्स सपोज यूरेनियम 237, यूरेनियम, ऐसे ही करके आपके पास बहुत सारे यूरेनियम्स होंगे, जैसे कि 239, जैसे 238, 237, 236, 235। मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, 234, 3 लिखा है यहाँ पे, 233। ठीक है, तो ऐसे यूरेनियम के आइसोटोप्स से डिफरेंट आइसोटोप्स जो बाद में जब न्यूक्लियर फिशन होता है ना, तो ये बहुत सारे आइसोटोप्स हमें मिलते हैं। और आपको याद रखना है कि फर्टाइल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर फिशन जिनमें नहीं होता, और फिसाइल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर फिशन होता है। और जो ये हमारा यूरेनियम 235 है ना, दैट इज़ एक्चुअली फिसाइल। और ऐसे ही 33 भी फिसाइल है, 37 भी फिसाइल है, 39 भी फिसाइल है। जिनके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनका मास नंबर ऑड है, वो सारे फिसाइल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 238 फर्टाइल, 236 फर्टाइल, 234 फर्टाइल, 239 फिसाइल, 237 फिसाइल, 233 फिसाइल, 235 फिसाइल। इन सब में से जो मोस्ट फिसाइल है दैट इज़ 235। तो इसलिए हम यूजुअली कंसर्न होते हैं 235 के
लिए, सॉरी कहाँ गया ये, हाँ ये है। तो ठीक है, समझ गए ना आप, तो ये आपने याद रख लिया। चूँकि ये हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है, बट आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि किस, जब हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो फिसाइल मतलब कौन, क्या मास नंबर हो सकता है उसका, फर्टाइल मतलब क्या मास नंबर हो सकता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम मेजरली जो उसके जो मेजर दो आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, उसमें से यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज होता है दैट इज़ अराउंड 0.7%, और यूरेनियम 238 जो है दैट इज़ 99.3%। तो मतलब 99.3% एक अकेला यूरेनियम 238 है, और वो फर्टाइल है, उसमें तो फिजन ही नहीं हो रहा, वो तो किसी काम का ही नहीं है। तो अब हमारे पास बचा यूरेनियम 235, और इसकी परसेंटेज जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है उसकी परसेंटेज होती है 0.7% ऑफ द नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें से इस ब्लॉक में 99.3% यूरेनियम 238 है, और 235 ये छोटा सा एक पीस है, ये 235 यहाँ पे है, और बाकी सब 238 है, और ये फर्टाइल है, इसमें फिशन नहीं होगा, फिशन होगा सिर्फ इसमें, ठीक है। वेरी गुड, ये तो आपको पता चल गया। अब क्या होता है, अब रिप्रोसेसिंग में अब हमारे पास एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट में हम क्या करते हैं, चलो एक स्लाइड दिखाता हूँ आपको, एनरिचमेंट क्या है। हाँ, ये है एनरिचमेंट, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या है। न्यूक्लियर, अगर हम नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम देखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235 का क्या परसेंटेज होता है, 0.7%। आपको पता है हम सिर्फ दो ही यूरेनियम की बात कर रहे हैं इधर, क्योंकि यूरेनियम 235 इज़ फिसाइल, इट विल अंडरगो फिशन रिएक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव ही फिशन रिएक्शन कराने का है, तभी जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हम ऐसे ही फालतू काम तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जो हमारा 238 है दैट इज़ फर्टाइल, इट विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियर फिशन। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाते हैं विद यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनरिचमेंट रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यूरेनियम के सैंपल को लिया और उसको रिप्रोसेस कर करके और उसमें हम 0.7% से यूरेनियम 235 की परसेंटेज बढ़ा के 5% करते हैं। अगर हमने 5% किया तो इसको बोलते हैं लो एनरिच्ड यूरेनियम। अगर हमने इसी को 20% किया तो उसको हम बोलते हैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। अगर हमने अब मोर देन 90% किया तो उसको हम बोलते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम। ये दोनों जो होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली द वेपन ग्रेड यूरेनियम्स विच आर हाईली एनरिच्ड। इसमें आप क्या करते हो, इन दो यूरेनियम्स में आप इसी यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाते हो। इन्हें यूरेनियम सैंपल, जो आपका यूरेनियम सैंपल होगा उसमें नेचुरली ऑकरिंग सैंपल में आपके पास 99.3% यूरेनियम 238 है जो किसी काम का नहीं है, और जो 0.7% बचता है वो फिसाइल होता है, वही हमारे काम का है। और उसी काम के यूरेनियम को, जो हमारा सैंपल है उस काम के यूरेनियम को, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने की को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट। और यही एनरिचमेंट अगर हमने किया टू 5%, उसको हम बोलते हैं लो एनरिच्ड यूरेनियम, और इसको हम बोलते हैं, यही हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। और ये हाई एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है ये वेपन्स में यूज़ होता है। जितना हम यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, इफ़ इट इज़ मोर देन 90% देन दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर वॉरहेड, और न्यूक्लियर मिसाइल जो बनता है बाद में वो इसी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से बनता है। और इस एनरिचमेंट की प्रोसेस को जो है ना, एक ख़तरनाक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, मतलब एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये एक आम कंट्री के पास होना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो यही टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ENR टेक्नोलॉजी, या इनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग, इनरिचमेंट एंड न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वाई डज यूरेनियम एनरिचमेंट मैटर। अब यूरेनियम की एनरिचमेंट हम क्यों करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे आपको और समझ आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से बताया गया है कि नेचुरली ऑकरिंग में ओनली 0.7% होता है,
जब इसको हम इनरिच करते हैं, इसकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं टू 5%, तो बट आपको एक बात पता है, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील जो है ना, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको बोलते हैं, सॉरी, ईरान न्यूक्लियर डील में ईरान को रिस्ट्रिक्ट किया गया है दैट कि वो ये 5% भी ना इनरिच करें, बल्कि वो इस इनरिचमेंट लेवल को कैप करें 3.67% तक। समझ रहे हैं आप? तो नॉर्मली इस इनरिचमेंट को 5% तक किया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट ईरान के केस में ईरान को बताया गया है कि दैट यू हैव टू लिमिट दिस इनरिचमेंट परसेंटेज अप टू 3.67%। उसी को बोलते हैं हम ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, चलो वो आगे बात करेंगे हम। तो फिलहाल आपको पता चला कि लो एनरिच्ड यूरेनियम में हम यूरेनियम की परसेंटेज सॉरी यूरेनियम 235 की परसेंटेज बढ़ा के 5% करते हैं, और इसी को अगर हम हाई एनरिच्ड यूरेनियम करें फॉर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स और बाद में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, वो यूरेनियम होता है जिसमें आप यूरेनियम 235 की परसेंटेज 90% तक बढ़ा देते हो। समझ रहे हैं आप? तो ये है इम्पोर्टेंस हमारे एनरिचमेंट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर यूरेनियम है भी, उस यूरेनियम का इस्तेमाल तब हो सकता है जब आपको उस यूरेनियम की एनरिचमेंट करने के लिए आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो। अब यही टेक्नोलॉजी इंडिया के पास जो है तो है, बट उस लेवल की नहीं है कि हम इस एनरिचमेंट को ईजिली कर पाएँ। अब एनरिचमेंट के और भी चीज़ें हैं, जैसे एनरिच मैंने अगर बोला ENR, एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग। आप अब जो हमारा स्पेंट फ्यूल होता है ना, उसको हम उठा के वापस से एनरिच करते हैं, वापस से रिप्रोसेस करते हैं, उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उसमें जो हमारा स्पेंट फ्यूल होता है ना, उसका रीयूज़ होता है, ताकि जो हमारा रेजिड्यू था ना, उसमें से कम 30% यूरेनियम फिर से एक्सट्रैक्ट होता है और उसका फिर से इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे ENR का फंक्शन है। हम तो मतलब ये है कि एनरिचमेंट एंड न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, हम डिरेल नहीं हो रहे हैं टॉपिक से। नाउ आपको पता चल गया कि रिप्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारा स्लज होता है या हमारा स्पेंट फ्यूल है, उसको हम रिकवर करके, उसको रिप्रोसेस करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास जो अब यूरेनियम का सैंपल वापस से बन के आता है, फ्यूल का सैंपल, उसमें फिर से यूरेनियम 238 96% होता है, 1% या उससे कम होता है यूरेनियम 235 और 1% होता है प्लूटोनियम। और इस सारे चीज़ को जब हम रिसाइकल करते हैं, इन द एंड वी आर एक्चुअली सेविंग अप टू 30% of the natural uranium which otherwise could have been required for the next set of nuclear fission। ठीक है, सो ये आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पे आप देख लो, यूरेनियम आपको पता ही है, यूरेनियम 235 को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने एनरिचमेंट किया है यूरेनियम 235 को 3 to 5%। अब जब पहली रिएक्शन होती है तो इसमें होता है फिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूरेनियम 235 की परसेंटेज डिग्रेड हो जाती है, प्लूटोनियम भी उसमें 1% तक आ जाता है। ये हमारा वेस्ट हो जाता है फिर। ठीक है, अब इस वेस्ट को हम रिसाइकल करते हैं रिप्रोसेसिंग के द्वारा। इस रिसाइकलिंग की वजह से या रिसाइकल करने के बाद हमारे पास प्लूटोनियम की परसेंटेज बढ़ के 4 to 9% हो जाती है, यूरेनियम 235 एज इट इज़ 1% रहता है। और रिसाइकलिंग में हम यूरेनियम 238 को एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं टू प्लूटोनियम। वो कैसे होता है, यूरेनियम 238 जो हमारे पास होता है, जब इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है यूरेनियम 238 पे, तो इसका मास नंबर बढ़ के यूरेनियम 239 हो जाता है। with one beta emission after 23 minutes यूरेनियम 239 कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 23 मिनट्स है। सो यूरेनियम 239 कन्वर्ट होके बन जाता है नेपट्यूनियम 239 विद वन बीटा एमिशन अगेन, यानी कि रेडिएशंस जो उससे निकलती है। और 2 to 3 डेज जब हम नेपट्यूनियम को रखते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है टू प्लूटोनियम 238। दैट इज़ हाउ the percentage of plutonium in this recycled sample is actually increasing from 1% to 4 to 9%। और इसी को हम बोलते हैं
MOX फ्यूल यानी कि मिक्स्ड यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल, यूरेनियम मिक्स्ड यानी कि उसको हम कभी कभी मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी बोलते हैं, मिक्स्ड यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल या यूरेनियम फ्यूल, मिक्स्ड यूरेनियम फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड्स ऑफ यूरेनियम होते हैं बाद में, जिनको आप रिसाइकिल करके यूज़ करते हो। तो ये सारा है रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, ये सब होता है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक, नहीं रहता है टोटली ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको पता चला एनर्जी क्या है, एनपीटी क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या रोल है, और ENR टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। क्योंकि आपको पता चल गया कि इंडिया की मेंबरशिप नहीं है NSG में, तो इंडिया की मेंबरशिप NSG में ना होने की वजह से इंडिया इज़ येट टू रिसीव एनी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम दिस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब देर आर फ्यू ऑब्लिगेशंस जो इंडिया को फुलफ़िल करनी पड़ेंगी बिफोर दे रिसीव दिस टेक्नोलॉजी, और मे बी विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ NSG। पहली बात देखो, there is one separation plan and safeguard agreement of this International Atomic Energy Agency। इस एग्रीमेंट में, सेफगार्ड एग्रीमेंट में पहली बात तो ये होता है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, ठीक है। और उनको एश्योर किया जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT को साइन करने के बाद उनको एश्योर किया जाता है कि उनको ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बट उनको साइन करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट का नाम है सेफगार्ड एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट उनको किन के साथ साइन करना पड़ेगा? विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उनके साथ उनको ये सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। चूँकि इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं की है, तो इंडिया इज़ नॉट द मेंबर, और इस वजह से इंडिया इज़ रिफ्यूजिंग to bring all of its nuclear facilities under the inspection of International Atomic Energy Agency। अब सेफ गार्ड एग्रीमेंट में उनको क्या करना होता है कि आपको अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा आफ्टर साइनिंग NPT, तो आपको अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स you have to bring all of your nuclear reactors under the inspection of इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो भी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी आपको वो ओपन रखनी है फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू चेक कि इस टेक्नोलॉजी का या इस न्यूक्लियर फ्यूल का जो आपको मिल जाएगा आफ्टर साइनिंग NPT कि उस सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। उसको मेक श्योर करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वक्त पे उसका इंस्पेक्शन करती है। बट इंडिया चूँकि मेंबर नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, इस वजह से इंडिया को ऐसा ऑप्शन दिया गया था कि आप NPT साइन मत करो, बट आप एक काम करो, आप सारे अपने रिएक्टर्स ओपन रखो फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बट अब इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा इस बात का। इंडिया ने बोला हम सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसका एक सोल्यूशन लेके आएंगे। हम एक सेपरेशन प्लान लेके आते हैं। सेपरेशन प्लान में हम अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को 2 कैटेगरीज़ में सेपरेट करेंगे, 2 कैटेगरीज़ में बांटेंगे। वन वुड बी सिविलियन कैटेगरी, सेकेंड वुड बी ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी विच कम्स अंडर द मिलिट्री कैटेगरी। तो सेपरेशन प्लान हमारे इंडिया की इनोवेशन है। उसमें इंडिया इज़ एक्चुअली एस्पायरिंग टू separate India's nuclear facilities into civilian and military category। उस वजह से जब हम ये करेंगे तो हम जो हमारे सिविलियन कैटेगरी के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे वी विल ब्रिंग देम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बट अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट हम ये करने की सोच रहे हैं। सेपरेशन प्लान के अंडर हम सेपरेट करेंगे हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को in 2 categories, one is civilian and the second one is military category।
और सिविलियन कैटेगरी को हम ओपन रखेंगे फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बट और जो 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 सेफगार्ड एग्रीमेंट 2006 में इंडिया कमिटेड दैट 2014 में इट विल ट्रांसफ़र 3 ऑफ इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू द सिविलियन लिस्ट। इंडिया ने बोला था 2006 में कि हम 2014 में क्या करेंगे, हम अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सिविलियन लिस्ट में डाल देंगे। सिविलियन लिस्ट में तो हमने डाल दिए रिएक्टर्स को, बट हमने अभी तक इंस्पेक्शन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अलाउ नहीं किया फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ दीज रिएक्टर्स। तो सेकेंड ऑब्लिगेशन दैट इंडिया हैज़ टू फुलफिल बिफोर दे गेट दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम NSG, फ्रॉम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। सेकेंड ऑब्लिगेशन ये थी कि इंडिया का जो कमिटमेंट है, इंडिया का कमिटमेंट जो पोखरान में हमने दूसरा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद हमने एक कमिटमेंट कमिटमेंट की थी कि वी आर नॉट गोइंग टू वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में उन्होंने बता दिया कि हम ये जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हैं, न्यूक्लियर टेस्ट हैं, हम अब नहीं करने वाले। एंड दैट इज़ हाउ दे एक्चुअली साइंड इंडो US न्यूक्लियर डील, यानी कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब न्यूक्लियर डील साइन की, वी कमिटेड, वाजपेयी कमिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट। और ऐसे ही हमने जापान के साथ भी जब हमने न्यूक्लियर डील की, तब भी हमने ये कमिट किया कि हम अब के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने वाले। दैट इज़ हाउ वी आर एक्चुअली showing our response, positive response towards our commitment for not conducting any further nuclear tests। और हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिले ऐसी कंट्रीज़ से जो कि अभी इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। और एक बात जो इंडिया ने in order to define the liabilities in case of the nuclear accident, इंडिया ने एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट पास किया 2010 में। क्योंकि जो भी कंट्रीज़ अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अपना न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी कंट्री को देते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर दैट न्यूक्लियर रिएक्टर वुड नॉट बी लायबल, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए इंडिया वॉज फोर्स्ड टू पास दिस एक्ट, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट 2010। तो अगर आप देखेंगे रशिया के केस में, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स रशिया से हैं, उनमें भी अगर उन रिएक्टर्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डैमेज हो, कोई भी एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो, तो जो रशिया है, रशिया की जो कंपनी होगी जिससे हमने वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लिया होगा, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। सेम इज़ द केस हमारे US के जो जितने भी रिएक्टर्स हम लेना चाहते हैं या हमने लिए हैं, हमने तो कोई वैसे लिया नहीं है, तो जो भी हम ले रहे हैं, हर एक डील में हम ये साइन करते हैं कि भाई जो कंट्री ऑफ ओरिजिन उस रिएक्टर का है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारी लायबिलिटी है, चाहे कोई ब्लास्ट हो या कुछ हो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी बिफोर वी हैव द एक्सेस टू this nuclear technology, or that's how we will be a bit closer to our set target of 60,000 megawatt of electricity generation from nuclear sector. So that's all for today. Thank you. Thanks a lot.